हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने नाइट टीथ नाम की एक अमेरिकन हॉरर मूवी देखी है जिसे एडम रैंडल ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म इसी हफ्ते नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई। फिल्म नहीं होने की वजह से इसकी रेटिंग्स काफी फ्लक्चुएट हो रही है, लेकिन अभी तक इसे बहुत ज्यादा मिक्स्ड रिव्यूज मिल रहे हैं, मोस्टली निगेटिव। तो आज की वीडियो में हम और आप मिलकर नाइट टीथ मूवी की कहानी को जानते हुए इससे जुड़ी कुछ डिटेल्स पे बातें करेंगे। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक इंट्रो मिलता है जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि ये फिल्म वैम्पायर्स पे होने वाली है। हमें बताया जाता है कि सालों पहले वैम्पायर्स और ह्यूमन काइंड के बीच लड़ाई होती रहती थी और इस लड़ाई में एलए में सिचुएटेड बॉयल हाइट्स नामक जगह के लोग बहुत तगड़े वे में लड़ते थे। फिर इसके बाद वैम्पायर्स और ह्यूमंस के बीच ट्रूस हुआ, यानी कि इनके बीच संधि हुई और उसके परिणाम अनुसार कुछ लॉज बनाए गए। इन लॉज के मुताबिक वैम्पायर्स ह्यूमंस को अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं बता सकते। इसके अलावा वो एवे ही किसी इंसान का खून नहीं पी सकते विदाउट देयर विल, और वो बिना परमिशन बॉयल हाइट्स में एंटर नहीं कर सकते। अब ये संधि 100 से भी ज्यादा सालों से चली आ रही थी, जिस वजह से नॉर्मल ह्यूमंस भूल गए थे कि वैम्पायर्स एग्जिस्ट भी करते हैं। वैम्पायर्स सेक्रेसी में रहकर काफी अमीर बन गए और कॉमन लोग वैम्पायर्स पे मूवी वगैरह बनाने लगे जिसमें डिटेल्स गलत होती थी। प्रेजेंट डे में बस कुछ ही लोगों को वैम्पायर्स और इस ट्रूस यानी संधि के बारे में जानकारी थी। नाउ इस इंट्रो के बाद फिल्म की पहली सीन आती है जहां हम जे और उसकी गर्लफ्रेंड मारिया को देखते हैं। ये दोनों कार में रोमांटिक हो रहे थे जब जे देखता है कि उनके कार के पीछे विक्टर नाम का बंदा अपनी कार में था। नाउ दिस वाज सरप्राइजिंग क्योंकि विक्टर एक वैम्पायर था और वो बिना परमिशन बॉयल हाइट्स के अंदर आ गया था। अगर आपको याद हो तो तीसरा रूल ये था कि बॉयल हाइट्स में वैम्पायर बिना परमिशन के एंटर नहीं कर सकते। तो ऐसे में जे फॉरन मारिया के साथ अपने लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देने जाता है, लेकिन वहां जे के लोग ऑलरेडी मारे जा चुके थे। विक्टर यहाँ मारिया पे अटैक करके उसे भी उठा ले जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर बेनी पे फोकस करती है जो कि जे का छोटा भाई था। बेनी एक कॉलेज स्टूडेंट था जो कि अपनी ग्रैनी के साथ रहता था। तो सुबह को अचानक ही बेनी अपने भाई जे को घर पे देखता है जो कि अजीब तरह की डैगर वगैरह बैग में रख के कहीं जाने की तैयारी में था। बेनी जे से इस बारे में पूछता है, लेकिन जे बेनी को कुछ नहीं बताता। ऑल्दो बेनी जे को उसके बिहाफ पे एक रात के लिए शॉफर बनने के लिए मना लेता है। इससे बेनी कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा लेता और उसे एक बढ़िया कार चलाने का मौका भी मिल जाता। तो शाम होते बेनी तैयार होकर कार के साथ क्लाइंट के लोकेशन में पहुंच जाता है और वो वहां अपना नाम जे बताता है। बेनी की क्लाइंट जोई और ब्लेयर नाम की लड़कियां थी जो कि बेनी को पूरे रात में 5 पार्टी लोकेशंस पे चलने के लिए कहती है। जोई क्लियरली बोलती है कि उन्हें 5 लोकेशन सुबह होने से पहले कवर कर लेना है। तो पहले पार्टी लोकेशन पे जोई और ब्लेयर जाते हैं और वहां वो किसी तरह का एक्सक्लूसिव रेड कॉइन यूज करके एंट्री लेते हैं। बेनी बाहरी कार में उनका वेट करता है और कुछ देर बाद बेनी को वहीं पास में वो रेड कॉइन मिल जाता है। थोड़ी देर में जोई और ब्लेयर वापस आते हैं और उनका हाव भाव थोड़ा अजीब ही था। वहां से बेनी इन्हें सेकंड पार्टी लोकेशन पे ले जाता है और ये दोनों फिर से बेनी को कार में ही रहने बोलकर बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। इस पॉइंट पे बेनी को इन पे थोड़ा शक होता है और इसीलिए वो इनके बैग को चेक करता है। तो बेनी सरप्राइज इस बैग में ढेर सारा पैसा था और साथ ही बैग के अंदर खून भी था। कार में जोई का फोन भी पड़ा था जिसमें विक्टर का मैसेज आ रहा था और विक्टर जे के बारे में पूछ रहा था। तभी बेनी के पार्किंग के पास पुलिस कार पेट्रोल करते हुए आती है और बेनी पुलिस से छुपने लग जाता है क्योंकि वो जे के लाइसेंस पे शॉफर्ड कार ड्राइव कर रहा था। पुलिस से छुपते हुए बेनी होटल में एंटर कर जाता है और यहाँ उस रेड कॉइन की मदद से वो एक एक्सक्लूसिव रूम में जाता है। रूम में एंटर करते ही बेनी को सामने जोई और ब्लेयर दिखती हैं जो कि मैक्स और डैनियल नामक बंदे का खून पी रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों लड़कियां वैम्पायर थी और मैक्स एंड डैनियल डोनर्स थे जो कि पैसे के बदले अपना खून इन दोनों को पीने दे रहे थे। अब बेनी के आ जाने से ब्लेयर खून पीते वक्त थोड़ा हड़बड़ा गई थी जिस वजह से मैक्स मारा जाता है। नाउ दिस वाज अगेंस्ट द लॉ क्योंकि वैम्पायर्स इंसानों को नहीं मार सकते थे एंड इस बात को लेकर डैनियल दोनों लड़कियों को धमकी देने लगता है। इतने में जोई डैनियल का जबरदस्ती ज्यादा खून पी जाती है और उससे डैनियल की भी मौत हो जाती है और इन सब के बीच बेनी वहां से भाग निकलता है। ना अगर आपको रूल्स याद हो तो यहाँ जो जोई और ब्लेयर ने किया वो कंप्लीटली अगेंस्ट द रूल था। एनीवेज बेनी भागते हुए सीधा नीचे पहुंचता है जहां उसे ऑफिसर एंडरसन मिलते हैं और बेनी उन्हें सब बताने की कोशिश करता है। टू आवर सरप्राइज ऑफिसर एंडरसन भी वैम्पायर से मिले हुए थे और वी कैन से कि वो इस सब के बारे में जानते थे और वो बेनी को ही अरेस्ट करने लग जाते हैं।
तब तक वहां जोई और ब्लेयर आ जाती हैं और वो ऑफिसर से बेनी को छोड़ने कहती हैं। जोई और ब्लेयर यहाँ ऑफिसर से झूठ भी बोलती हैं कि उन्होंने किसी को नहीं मारा है। इस पॉइंट पे बेनी डरते हुए इन दोनों वैम्पायर्स को बताता है कि वो जे नहीं है, बल्कि जे उसका भाई है और उसका एक्चुअल नाम बेनी है। वो दोनों बेनी से कार ड्राइव करने कहती हैं और यहाँ मैं आपको बता दूं कि ब्लेयर काइंड ऑफ बेनी की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, वहीं जोई काफी रूथलेस थी जिसे किसी से कोई मतलब नहीं था। दूसरी तरफ जे अपनी टीम को इकट्ठा करता है ताकि वो वैम्पायर्स को हंट कर सके। जब विक्टर ने बॉयल हाइट्स में एंटर किया और जब उसने जे की गर्लफ्रेंड पे अटैक किया तो वहीं से ह्यूमंस और वैम्पायर्स के बीच की संधि खत्म हो चुकी थी और जे को अब विक्टर चाहिए था। अब संधि खत्म हो जाने के कारण ही शायद जोई ने उन दोनों ब्लड डोनर्स को मार डाला होगा, क्योंकि लेट मी रिमाइंड यू कि जोई के फोन पे विक्टर का मैसेज आ रहा था, विच मीन्स वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। यहाँ हमें विक्टर का घर भी देखने को मिलता है जहाँ वो कई इंसानों को कैद करके उनके गले में पाइप लगाकर उन्हें एज ए ब्लड बैग यूज कर रहा था। इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि एलए शहर को 5 बॉसेस चलाते हैं जो कि वैम्पायर्स हैं। विक्टर मिडिल मैनेजमेंट है, यानी कि विक्टर उन बॉसेस के नीचे था और वो वैम्पायर कम्युनिटी को मैनेज करता था। यहाँ से विक्टर ग्रेस नाम की बॉस के घर जाता है, जहाँ ग्रेस और एक और वैम्पायर ईवा का कहना था कि विक्टर की वजह से संधि टूट चुकी है, तो पनिशमेंट के तौर पे विक्टर को अब मरना होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि कई 100 सालों से वैम्पायर्स आराम से रहते आ रहे थे, इनफैक्ट बहुत आलीशान लाइफ जी रहे थे, लेकिन आज विक्टर की वजह से उनका सब कुछ छिन सकता है। लेकिन दोस्तों विक्टर ग्रेस एंड ईवा को ही मार डालता है और इस पॉइंट पे हमें विक्टर के प्लान्स के बारे में पता चलता है। दरअसल विक्टर इस संधि वाले नियम कानून को फॉलो करके तंग आ चुका था और इसीलिए उसने जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया। जोई और ब्लेयर विक्टर के ही पार्टनर थे जो कि एक एक करके लोकेशंस पे जाकर बॉसेस को मार रहे थे ताकि रात खत्म होने तक विक्टर पूरे टाउन को टेक ओवर कर ले। इस प्लान को अंजाम देने के लिए पास्ट में विक्टर ने जे से हाथ मिलाने की कोशिश करी थी, लेकिन जे ने विक्टर के ऑफर को ठुकरा दिया था, जिस वजह से विक्टर ने जे के लड़कों पर और फिर उसकी गर्लफ्रेंड पर अटैक करके शायद उसे मार भी डाला। विक्टर के प्लान में जे की किडनैपिंग भी थी, लेकिन कार चलाने जे की जगह आज बेनी आ गया था। इस पॉइंट पे जोई और ब्लेयर ने 2 बॉसेस को मार डाला था और विक्टर ने 1 बॉस को, विच मीन्स अब 2 ही बॉसेस बचे थे। ऐसे ही एक मरते हुए बॉस के घर जे और उसके लोग पहुंचते हैं, जो बताता है कि विक्टर यहाँ से 3 किंग्स नामक क्लब जा रहा है टू किल द 4th बॉस, जिसका नाम है बिग लाउ। दूसरी तरफ जोई और ब्लेयर बेनी को लेकर 3 किंग्स पहुंचते हैं और इस पॉइंट पे बेनी थोड़ा हाई हो चुका था क्योंकि वो ब्लेयर के साथ मिलकर स्मोक किया था। क्लब के बाहर बेनी को उसके क्लासमेट्स मिल जाते हैं। बेनी के क्लासमेट उसका मजाक बनाते हैं क्योंकि वो शॉफर वाले ड्रेस में 2 लड़कियों को स्कॉट कर रहा था कि तभी ब्लेयर आकर बेनी को किस कर लेती है, ये दिखाने के लिए कि बेनी शॉफर नहीं है बल्कि उनके साथ है। नाउ क्लब के अंदर जोई और ब्लेयर बिग लाउ को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमरे में उन्हें नाइट लीजन के मेंबर्स घेर लेते हैं। दोस्तों नाइट लीजन एक ऐसी ग्रुप थी जो वैम्पायर्स को कई 100 सालों से हंट करती थी यूजिंग क्रॉस बो और इसी तरह के एंशिएंट वेपन्स, और इन्होंने ऑलरेडी बिग लाउ को मार डाला था क्योंकि अब संधि खत्म हो चुकी थी। इससे हमें यह पता चलता है कि संधि खत्म होने के बाद ह्यूमंस और वैम्पायर्स के बीच काइंड ऑफ वॉर छिड़ गया था। अब इससे पहले नाइट लीजन के लोग जोई और ब्लेयर को भी मार देते, बेनी नशे की हालत में उन पर अटैक कर देता है और इसका फायदा उठाकर जोई और ब्लेयर नाइट लीजन के मेंबर्स को मार डालते हैं। ये लोग फॉरेन क्लब से बाहर निकलते हैं, लेकिन तब तक जे और उसकी ग्रुप यहाँ आ जाती है जो कि बेनी को इन वैम्पायर्स के साथ देख लेता है। जे बेनी के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका रास्ता एक दूसरा वैम्पायर रोक लेता है। ऐसे में जे उस वैम्पायर के हार्ट को स्टैब करके उसे पूरे क्लब के सामने मार डालता है, विच वॉज शॉकिंग फॉर एवरीवन। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है जहाँ जोई और ब्लेयर पे अटैक होने लगता है, लेकिन बेनी इन दोनों को ड्राइव करके वहां से बचाकर ले जाता है। बेनी इन्हें अपने घर ले जाता है जहां ब्लेयर और बेनी काइंड ऑफ बॉन्ड करते हैं। वहीं जोई विक्टर के साथ कॉल पे अपना नेक्स्ट मूव प्लान कर रही थी ताकि वो फाइनल बॉस को मार सके। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए जोई बेनी को इजीली मार देती, लेकिन ब्लेयर अब बेनी को पसंद करने लगी थी और इसीलिए वो उसे काइंड ऑफ प्रोटेक्ट कर रही थी। दूसरी तरफ जे को ऑफिसर एंडरसन बताते हैं कि विक्टर उसे रूसोपुरो में मिलना चाहता है। जे वहां जाता है और विक्टर वहां अपना जीत का ऐलान करने लगता है। विक्टर ये तक बोलता है कि फिलहाल वो जे की गर्लफ्रेंड मारिया को ही डिश में खा रहा है और इस बात पे जे और विक्टर की लड़ाई होती है। अब ऑब्वियसली इस लड़ाई में जे विक्टर को शूट करने के बावजूद भी हरा नहीं पाता क्योंकि विक्टर बीइंग ए वैम्पायर इजीली हील कर जा रहा था। दूसरी तरफ जोई और ब्लेयर बेनी के साथ वेनिस एरिया में जाते हैं टू मीट फाइनल बॉस वैम्पायर नेम्ड रॉको। जोई यहाँ रॉको को मारने के प्लान में थी, वहीं बेनी और ब्लेयर एक दूसरे से बातें कर रहे थे।
इनके बातों के दौरान हमें पता चलता है कि ब्लेयर को जोई ने 70s के दौरान वैम्पायर में तब्दील कर दिया था और तब से दोनों साथ ही हैं। इस पे बेनी बताता है कि उसका हाफ ब्रदर जे ही हमेशा उसका ख्याल रखता है और वो जे को मरने नहीं देगा। ये दोनों एक दूसरे को किस वगैरह करते हैं कि तभी जोई की रॉको और उसके आदमियों के साथ हाथापाई हो जाती है। ब्लेयर जोई को किसी तरह बचाकर वहां से निकालती है और बेनी कार में इन दोनों को वहां से भगाकर ले जाता है। इस हाथापाई में जोई काफी इंजर्ड हो गई थी, मोरओवर सुबह भी होने को आई थी, इसलिए ये लोग फौरन विक्टर के घर जाते हैं। ब्लेयर बेनी को घर के अंदर आने से मना करती है क्योंकि विक्टर बेनी को मार डालता और यहाँ से ये दोनों वैम्पायर्स अंदर जाती हैं। बेनी बाहर थोड़ी देर रुकता है लेकिन फिर वो विक्टर के घर में प्रवेश कर जाता है। घर के अंदर बेनी को ढेर सारे ह्यूमंस लॉक्ड और ब्लड बैग बने दिखते हैं और इन सब में अब जे भी था। बेनी जे को आजाद करने की सोचता है कि तभी वहां विक्टर आ जाता है और वो बेनी को अपने साथ ले जाता है। इस पॉइंट पे विक्टर और जोई बेनी को मार डालना चाहते थे लेकिन ब्लेयर ऐसा नहीं चाहती थी। ब्लेयर इन सबको छोड़ के जाने की बात करने लगती और ऐसे में जोई ब्लेयर को ही स्टैब कर देती है। अब इससे पहले विक्टर बेनी को मारता, बेनी अपनी रिमोट की से कार को स्टार्ट कर देता है जिसके एक्सेलरेटर पे उसने पहले ही पत्थर रख दिया था और ये कार घर को तोड़ते हुए अंदर आ जाती है जिससे घर में सनलाइट आ जाती है। सनलाइट में जोई मारी जाती है और विक्टर अंधेरे वाले साइड में छुपता है। अब विक्टर बेनी को अंधेरे वाले साइड ल्योर करने के लिए जे को ऊपर लाता है और ऐसे में जे ट्राइज टू वॉर्न बेनी, लेकिन बेनी फिर भी जे को बचाने के चक्कर में अंधेरे साइड चला जाता है जहां विक्टर उसे पकड़ लेता है। इस पॉइंट पे विक्टर बेनी को मारने ही वाला था कि ब्लेयर विक्टर को स्टैब कर देती है। अब इससे पहले विक्टर वापस संभलता, जे कूदते हुए विक्टर को सनलाइट में ड्रैग कर देता है जिससे विक्टर की भी मौत हो जाती है। सो फाइनली जे जिंदा बच जाता है और ब्लेयर एंड बेनी भी बच जाते हैं। ब्लेयर और बेनी किस करते हैं जहां ब्लेयर बेनी को अपना खून पिलाकर बाइट भी करती है ताकि वो बेनी को वैम्पायर में कन्वर्ट कर सके, ताकि बेनी विक्टर के बाइट से जिंदा बच सके। तो नेक्स्ट डे बेनी ओके फील नहीं कर रहा था लेकिन अब तक वो पूरी तरह वैम्पायर नहीं बना था क्योंकि वो धूप में अपने हाथ रख पा रहा था। उस रात बेनी और जे मिलते हैं जहां जे कहता है कि ये बस ह्यूमंस और वैम्पायर्स के लड़ाई की शुरुआत है और इसमें सबको एक साइड लेना ही होगा। सो बेनी को भी अपना साइड चूज कर लेना चाहिए, जिसपे बेनी कहता है कि उसने अपना साइड ले लिया है। बेनी यहाँ अपने भाई जे को वो बैग वाले पैसे जो वैम्पायर्स के पास था वो भी दे देता है। फिर हम बेनी को लाइब्रेरी में देखते हैं जहां उसे खून पीने की तलब हो रही थी, विच मीन्स कि वो अब वैम्पायर बन चुका था। और मूवी के लास्ट सीन में बेनी ब्लेयर के साथ कार में चला जाता है। तो दोस्तों ये थी नाइट टीथ मूवी की कहानी और फिल्म की एंडिंग को देखकर ऐसा लग रहा है मानो इसके पार्ट 2 में वैम्पायर्स और ह्यूमंस के बीच घमासान युद्ध होने वाला है। बेनी खुद एक वैम्पायर बन चुका है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो और ब्लेयर इस लड़ाई में सबकी सुलह करवाते फिरेंगे। अब नाइट टीथ मूवी में मुझे कई प्रॉब्लम्स दिखी। पहली है कि इंट्रो में हमें बताया जाता है कि वैम्पायर्स की मूवी डिपिक्शन काफी गलत करी जाती है, लेकिन इस फिल्म के वैम्पायर बाकी फिल्मों के वैम्पायर से कुछ डिफरेंट नहीं थे। आई मीन वो खून पीते थे, उनमें सुपर स्ट्रेंथ था, सुपर स्पीड थी, वो हील कर सकते थे, सनलाइट में वो मारे जाते थे और ये सब चीज बहुत ही टिपिकल है। तो इंट्रो में वो सब बोलने की क्या जरूरत। मोरओवर वैम्पायर बॉसेस को यहाँ ठीक से दिखाया नहीं गया है एक्सेप्ट ग्रेस एंड ईवा। आई नो रॉक और एक दूसरे बॉस को भी दिखाया गया लेकिन ये कभी दिखाया ही नहीं गया कि जोई और ब्लेयर उन्हें इतना इजीली कैसे मार दे रही थी। ये बॉसेस पूरे एलए को चला रहे थे और इनकी प्रोटेक्शन ऐसी घटिया सी थी, इससे ज्यादा प्रोटेक्शन तो मुझे मेरे घर पे जोकी दे देता है। इसके अलावा ये वैम्पायर्स इतने अमीर कैसे बन गए। हाँ, क्लब्स वगैरह चला रहे थे लेकिन इस एस्पेक्ट को भी और एक्सप्लोर करना चाहिए था। मुझे वो डोनर वाली कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लगी लेकिन वो भी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। इन शॉर्ट फिल्म में एस्टैब्लिश सिस्टम को हमें ठीक ढंग से बताया ही नहीं गया, जिससे कहानी में कई लूप होल्स नजर आते हैं। लास्ट सीन में भी बेनी रिमोट से कार चला देता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑटोमेटिक कार्स में बिना ब्रेक दबाए कार स्टार्ट नहीं होता और एक्सीलरेटर दबा रहने पे तो कार बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होता। ट्रस्ट मी, मेरे पास ऑटोमेटिक कार ही है। एक ही कंडीशन में कार रिमोटली स्टार्ट किया जा सकता है, जब कार पार्किंग मोड में हो और उस मोड में कार चल नहीं सकती। तो फिर एक्सेलरेटर पे पत्थर रख के कैसे कार स्टार्ट हो गया ये भगवान ही जाने। अब मान सकते हैं कि ऑटोमेटिक पार्किंग वाले फीचर्स में कार चल भी सकती है, लेकिन उसमें कार इतनी तेज नहीं चलती कि वो घर को ब्रेक करके लिटरली अंदर घुस जाए। इस सब के अलावा ब्लेयर एकदम से ही बेनी को लाइक करने लग गई जस्ट एक रात में, और उसके लिए उसने अपने पूरे वैम्पायर कम्युनिटी को धोखा दे दिया जिसके साथ वो 50 साल से थी। मतलब 1-2 महीना या 1-2 साल का प्यार होता तो समझ आता, लेकिन एक रात का प्यार इतना कैसे स्ट्रांग हो सकता है कि कोई अपने 50 साल की दोस्ती को तोड़ दे। तो ये सारी चीज कुछ सेंस नहीं बना रही थी। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि मूवी एंजॉयबल है। अगर आप इसे एक बार देखते हैं तो आपको जरूर मन लगेगा, ऑल्दो इसमें कोई सेंस ज्यादा नहीं बनता है।
आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।